तमाम हमारे वरिष्ठ साथी जैसा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग हमसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो मेरा तो एक सीधा सा मानना ये है कि आज ज़माना सोशल मीडिया का है और क्योंकि आज हमें धरने प्रदर्शन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। धरने प्रदर्शन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, कोई आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। एक हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं और एक ऐसा निडर व्यक्ति भी चाहिए कि जो टकराव की राजनीति करे, टकराव। अगर आज कोई मुद्दा हमारे सामने आता है, जैसे आज मोदी जी की तानाशाही चल रही है, तो इस समाजवादी समागम के प्लेटफ़ॉर्म से हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके खिलाफ या उनकी जो नीतियाँ हैं या उनके वक्तव्य हैं, जो भी है, उनके खिलाफ हम बोल सकें। और सोशल मीडिया और डेली हमें सोशल मीडिया से वार्तालाप करना पड़ेगा। मेरा तो यही मानना है कि तमाम हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, जितने भी हमारे ज्वलन सवाल होते हैं, आज हमारी अमेरिका के साथ जो कृषि क्षेत्र में जो डील हुई है, एक तरीके से विनाशकारी डील है। किसान उसमें बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। तो कृषि वाले मामले को लेकर हम सोशल मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। और जैसे कि अभी 4 लेबर कोड पे हमारी हड़ताल रही, हम लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ जंतर मंतर पे, पूरे देश में हड़ताल का माहौल रहा। तो हम सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कम से कम हम अपने को पहुंचा सकते हैं। आज की तारीख में जब हम धरने प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छा वाक्य जाता है पब्लिक के अंदर, तो बड़ा वायरल हो जाता है। आज तक देखते हैं कि कोई वीडियो, एक रील वायरल हो रही है। आजकल तो ज़माना इतना फ़ास्ट हो गया है कि आज आपने बोला और वो हज़ारों लोगों ने देख लिया और लोग उसके प्रशंसक हो गए। अभी हमारे यहाँ कुछ एडवोकेट्स हैं जो मैं देखता हूँ निरंतर सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, जैसे महमूद पराचा है, भानु प्रताप है और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना बोलते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। और जब भी कोई बात होती है, वो अपनी बात को मीडिया के माध्यम से कहते भी हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि समाजवादी समागम के माध्यम से हमारे जितने ज्वलन सवाल हैं, उस पे हम रोज़ाना लोगों से बातचीत करें, हम रोज़ाना अपने वीडियो डालें। हमारे विद्वान साथी जो छोटी-छोटी रील बनाकर उसको डालें और उसके अंदर हमारे जितने प्रशंसक हैं, अगर वो लोग उसको शेयर करना शुरू कर दें या उसको हम कोई ऐसे किसी साथी को अगर हम कोई काम दे दें कि वो आजकल जो है ज़्यादा लोगों में पहुँचाने के लिए कोई सिस्टम भी होता है, जैसे बूस्ट कर देते हैं कोई खबर को। अगर हमारी खबरें बूस्ट होने लग जाएँ, तो हज़ारों लोगों में पहुँच जाएँगी, बहुत जल्दी पहुँच जाएँगी। तो उसका नेटवर्क बनाने की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो तमाम हमारे साथी जितने भी सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी हैं, पूरे देश में हैं, अगर वो लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से अगर उस हमारी वीडियो को या हमारे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो जा रहा है, उसको हम पूरे देश में फैला सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो और इसके अलावा जो मैंने कहा कि आज मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, सिद्धू साहब बोलते रहते हैं, इनकी वीडियो जाती रहती हैं। बस मेरा तो ये कहना है कि रोज़ाना हम लोगों से जुड़ने के लिए हमें कोई ना कोई इश्यूज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब हम लोग समाजवादी जनता पार्टी में थे जैन साहब के साथ, तो जब ये डब्ल्यूटीओ का समझौता हो रहा था, तो चंद्रशेखर जी ने स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से पूरे देश में भ्रमण किया था। शायद कोई भारत यात्रा हुई थी उसके अंदर। और स्वदेशी नहीं, वो तो बीजेपी का छोटी-छोटी किताबें नहीं, आज की तारीख में तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो छोटी-छोटी किताबें भी छापी गई थी, जैन साहब वगैरह हम देखते थे उस टाइम में। क्योंकि हमारा तो राजनीतिक जीवन जो है समाजवादी जनता पार्टी से ही शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो है डब्ल्यूटीओ के खिलाफ इतने प्रचार हुआ है, पूरे देश में हुआ, लोगों ने अभियान चलाए, पदयात्राएँ की। हम लोगों ने एक बार हमने चंद्रशेखर जी को यहाँ स्पीकर हॉल में ही बुलाया था और डब्ल्यूटीओ के खिलाफ एक सम्मेलन था, मैं ही संचालन कर रहा था इत्तेफाक से उसका। तो मतलब ये है कि हम लोग एक अभियान टाइप में चला सकते हैं। रोज़ाना हम अपनी बात को रिपीट करके, जैसे अंग्रेज़ी जो अमेरिका के साथ जो डील हो रही है, उसके खिलाफ हम रोज़ाना हमारा हर हर विद्वान साथी उस पे बोले और सोशल मीडिया पे बूस्ट कराएँ। तो उसमें एक बूस्ट कराने का सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ पैसे भी लगते हैं। कुछ साथी बैठे हैं उसके अंदर, कैसे होगा, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा और हमारी मीटिंगें जो दिल्ली, अब मैं समाजवादी समागम का, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश का, मेरे को प्रभार दिया गया है, तो हम लोग अब ये तय कर लिया है कि हम लोग हर महीने में बैठेंगे और कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे। जो ज्वलन सवाल हैं उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे
और अभी जैसे कि 23 मार्च आने वाला है, लोहिया जी की जयंती है शायद, तो हम उस समाजवादी समागम के माध्यम से हम आज ही तय कर रहे हैं, हम आपको कि हम एक प्रोग्राम रखेंगे समाजवादी समागम के बैनर तले दिल्ली के अंदर। उसमें आप लोग अगर रह सके तो अच्छा होगा, और उसकी रूपरेखा हम लोग संजय कनौजिया जी के माध्यम से बना लेंगे। और कहने का मतलब है कि हम लोग बराबर बैठें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। एक महीने के अंदर भी अगर हम निरंतर बैठते हैं तो हमें आप लोगों से प्रेरणा मिलेगी, जज्बा मिलेगा, जोश मिलेगा कि कुछ करना है। तो आजकल तो सोशल मीडिया ही मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है कि जिससे हम अपनी बात को जल्दी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए किसी धरने प्रदर्शन की मीटिंग की जरूरत नहीं है। हम अपने किसी हॉल में बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, कोई अपना अपना कोई वक्तव्य दे सकते हैं और उसको सोशल मीडिया में हम उसको फैलाएं। उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से पूरा करूंगा ही, उसको हम सोशल मीडिया में फैलाने की कोशिश करेंगे। चाहे उसके अंदर हमें कोई 1000 रुपये महीने का भी कोई पैकेज लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। ऐसे ही कुछ पैकेज अपने इंडिविजुअल साथी ले लें तो हजारों लोगों में फैल जाएगी बात। और जैसा मैंने कहा कि कोई टकराव की राजनीति भी बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। वो तो बगैर किसी, जब भी कोई इशू आता है बैठ जाते हैं जाके धरने पे, और उनके पास सोशल मीडिया की टीम होती है, उनके पास हजारों कार्यकर्ता हैं, एक फोन पे एक मैसेज पे लोग आ जाते हैं उनके, और वो टकराव की राजनीति होती है तो वो हाईलाइट भी काफी होता है। आज क्योंकि मीडिया तो उनको नहीं छाप रहा है, लेकिन वो अपना सोशल मीडिया उन्होंने डेवलप कर लिया है। हर एक व्यक्ति का सोशल मीडिया, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने एमएलए हैं, जितने काउंसलर हैं, हर एक का अपना सोशल मीडिया बना हुआ है और वो रोजाना कोई ना कोई वो पिक डालते रहते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हम जनता में आज की तारीख में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। और अगर हम कोई टकराव की राजनीति करते हैं तो उससे भी बहुत कुछ फायदा होता है कि भाई हाँ, उसने जैसे महमूद पराचा जी करते हैं, उन्होंने ईवीएम पे एक अभियान से चलाया हुआ है। और भी जो भी इशू होते हैं, बिहार की राजनीति पे उन्होंने किया, जो इलेक्शन हुआ वहां पर बराबर वो संघर्ष कर रहे हैं और इतना बेबाक बोलते हैं कि उनके, मैं समझता हूँ हजारों लाखों में उनके फॉलोवर हैं। कौन बोल रहा है आजकल मोदी के खिलाफ? आज तो डर डर के वो लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ये काले कपड़े वाले, मैं समझता हूँ कि उनसे काफी उम्मीद है हमें कि जो हमारे वकील लोग हैं वो काफी बोल लेते हैं और उनके खिलाफ ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि एक वकीलों की एक बरादरी होती है, वो उनके उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। तो बस मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर आगे अपनी बात रखूंगा। हम आदरणीय अध्यक्ष जी, साथियों, हमारे सब वरिष्ठ साथी हैं यहाँ। मेरा नाम अरमान है। पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शशि शेखर सर के सानिध्य में एक कॉलेज था, इवनिंग कॉलेज, सतवती कॉलेज इवनिंग, उसी में पढ़ाता था। 10 साल पढ़ाने के बाद मैं भगा दिया गया हूँ, अभी बिहार में हूँ, वहाँ के एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। चूँकि मैं 2.5 पौने 3 साल से दिल्ली में नहीं हूँ, तो एक तरह से दिल्ली से कटा हुआ हूँ। कभी कभी आता हूँ, मौका बेमौका। बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं इसलिए आना पड़ता है। मुझे वहाँ जाने के बाद 2-3 जो अनुभव हुए हैं उससे मिली-जुली मैं अपनी बात रखूँगा। पहली बात यह है कि हम साथियों को अपनी अपनी भूमिका तय करनी चाहिए और ठोस एक-एक मुद्दों को लेकर के अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। एक बड़ा व्यापक मुद्दा तो हो ही, लेकिन एक-एक मुद्दा को पकड़ करके अपनी बात तय करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उस समय में भी हम उस मुद्दों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर धीरे-धीरे छूट जाएगा। और मैंने जो अपने लिए एक मुद्दा तय किया है और वहाँ मैं करता भी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लगातार इस मुद्दे के साथ संघर्ष कर सकूँ, वो है समान शिक्षा का मुद्दा, जिसकी बात लोहिया जी कहते थे। आज यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति की जो सामाजिक आर्थिक हैसियत है, उसके बच्चे को उसी तरह की शिक्षा मिल रही है और बच्चे का पहला कदम जिस दिन स्कूल में पड़ा, उस दिन उसका करियर तय हो रहा है। ये अब तक नहीं होता था। जैसे मेरे जैसे लोग आप सब लोगों के सामने जो बैठे हैं, यदि शायद पब्लिक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, तो शायद मैं इस हॉल में बैठने के काबिल नहीं होता। और मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों के घर में दरवाजे पर चौकीदार की भी नौकरी मिल जाती, तो हम बहुत खुश हो जाते। लेकिन ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की बदौलत था कि मैं यहाँ तक आ पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर बन पाया, जामिया मिलिया इस्लामिया में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ पाया। और वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लगातार जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है ख़त्म हो रहा है। स्कूली स्तर पर तो ख़त्म हो ही गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जो हो रहा है वो अब कॉलेज स्तर पर है, जो हायर एजुकेशन है उस स्तर पर ख़त्म हो रहा है। मैं
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में से संबंधित वो कॉलेज है, महाराजा हरिवल्लभ मेमोरियल कॉलेज। उस एक कॉलेज का मैं अनुभव बता रहा हूँ कि 2023 में जब मैं वहाँ गया था तो CBCS पाठ्यक्रम बिहार सरकार ने थोप दिया और NEP थोप दिया गया। 168 बच्चों का एडमिशन हुआ था हिंदी में। 5वां सेमेस्टर आते आते 80, 85, 90 बच्चे वहाँ पर बचे हुए हैं। बाकी बच्चे बहुत तेजी से ड्रॉप आउट की जो संख्या बहुत तेजी से हो रही है, इतना तेजी से हो रही है कि इतना हम सोच भी नहीं पाएंगे। और वहाँ जो बच्चे आते हैं उनके चेहरे को देख के, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक लड़की, एक तो पढ़ने वाली लड़कियां ज़्यादातर होती हैं, लड़के बाहर कमाने चले जाते हैं, और इतना भयंकर ड्रॉप आउट है वो, मतलब 11वीं 12वीं तक आते आते लड़कियों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक पौधानोपी से चली जाती हैं। बिहार सरकार के प्रोत्साहन जो है शिक्षा में, जब 50,000 वो कर लेती हैं ग्रेजुएशन तो 50,000 रुपये उनके खाते में आ जाता है। मैट्रिक करती हैं, इंटर करती हैं तो 50-25 इसका भी है कुछ, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं। लेकिन अभी भी पढ़ाई के नाम पर, मतलब टीचर जिन विषयों में हैं उनमें भी बच्चे नहीं आते हैं स्कूल कॉलेज में। एक दिन भर प्रतीक्षा करना पड़ता है, बच्चा कोई आ जाए कोई आ जाए। जो बच्चा आ जाएगा 2 सप्ताह तक नहीं आएगा, 3 सप्ताह तक नहीं आएगा। वहाँ पर बिहार के जो कॉलेज हैं वहाँ केवल फॉर्म भरने, एडमिशन लेने और परीक्षा देने की जगह बन गए, और उसमें भी भयंकर ड्रॉप आउट होता है। ये जो कुल मिलाकर जो NEP है, यह महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और गांव ग्रामीण विरोधी है। तो इस सवाल को कोई उठा नहीं रहा, दिख नहीं रहा है लोगों को। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा, स्कूली शिक्षा हो और या फिर हायर एजुकेशन हो, दोनों सवाल पर हमें डट के इस सवाल को उठाना चाहिए कि पूरी तरह से 100% ये पब्लिक सेक्टर में होना ही चाहिए, नहीं तो हम एक समान दुनिया नहीं बना पाएंगे। और आज के तारीख में मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं बताऊंगा लिख करके भी कि किस तरह से शिक्षा तमाम तरह की असमानता को बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा असमानता बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है तो एक है, वो शिक्षा है। एक बिंदु है शिक्षा जो सबसे ज्यादा असमानता बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस सवाल को उठाना बहुत जरूरी है कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में हो, 100% पब्लिक सेक्टर में। यही मेरा कहना था और आगे बातचीत होगी। व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूँ जी। मेरी उम्र 32 साल है और समाजवादी समागम से मैं बहुत अपने को जोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक तो अतीत का होता है और एक वर्तमान का भी होता है। और जब हम वर्तमान की विरासत की बात करते हैं तो एक संगठन निर्माण की भूमिका उसमें स्पष्ट रूप से सामने आती है। तो अभी जो मुझे लगता है, जैसा भाई साहब ने बताया कि शिक्षा और युवा के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, और तमाम तरह के शिक्षा के संस्थाओं या एजुकेशन के अपरेटस को समाजवादियों ने बहुत बारीक तरीके से 70s और 80s के दशक में निखारा, और इसीलिए तमाम तरह के जो लीडरशिप निकले हैं उसमें शिक्षा संस्थानों का, खासकर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का बड़ा योगदान है। एक जो स्पष्ट राय है कि हमारा काम लिमिटेड है विचार निर्माण करना, ना तो हम सत्ता की राजनीति में हैं और ना ही हम सत्ता की राजनीति में जाने की इच्छुक हैं। तो अगर हम उस दिशा में सिर्फ विचार निर्माण की बात करें तो तमाम तरह की संस्थानें हैं जिसके सहयोग से हम आगे गति बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए समता मार्ग पोर्टल चलता है और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे साथी जुड़े हैं। उसमें आरजेडी के प्रवक्ता से लेकर के और तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के बड़े युवा नेता से परिचय भी है हमारा। तो हमारे पास चुनाव न लड़ते हुए भी शक्ति है उन सब लोगों का, और उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय और साधन
विचार निर्माण करने में लगा है। उसमें सबसे पहला मुझे लगता है प्रयोग जो सफल होता है वो है प्रशिक्षण शिविर का। अगर कोई 4 दिन या 5 दिन हमारे उम्र का लड़का अगर कहीं विचार कर शिविर में है तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनती है। वो 4 दिन जब शाम और रात गुजारता है तो एक विचार बंधु का बोध पैदा होता है और उस बोध के साथ वो हमेशा आपके संगठन निर्माण को अपने परिवार का अंग की तरह, अपने पारिवारिक भावना की तरह, जब तक इस भावना के साथ, इस स्पिरिट के साथ हम संगठन निर्माण की दृष्टि नहीं विकसित करेंगे, तब तक हम सिर्फ जैसे कहते हैं अपीयरेंस को देखते हैं और रियलिटी को इग्नोर करते हैं, वो वाली बात होगी। और एक चीज मुझे लगता है कि अभी हमने बीपी मंडल जी का एक छोटा सा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। बिहार से तकरीबन 25-30 फोन आए कि आप लोगों की संस्था क्या है भाई। मतलब उनको लगता था कि उनके विरासत छूट गए हैं। वो न तो पटना के परिवार को देखना चाहते हैं, नहीं लखनऊ के परिवार को देखना चाहते हैं। वो हमारे परिवार को देखना चाहते हैं अपनी विरासत के रूप में। तो हम अब जैसे महिलाओं का योगदान है, तो हमारी राइटिंग अभी भी उस तरह की नहीं आई है। अभी छोटी सी एक चीज हुई, रामनंदन मिश्र अभिनंदन वो ग्रंथावली प्रधान जी के साथ हमने काम पूरा किया है। इतनी बारीक, इतनी मौलिक चीजें भारतीयता के बारे में है, अध्यात्म के बारे में है, वो तो समाजवादी विरासत से गायब हो गई, भगवान दास से लेकर आचार्य नरेंद्र देव तक। तो हमको संस्कृति का भी प्रश्न को पकड़ना होगा और संस्कृति के प्रश्न को पकड़ते हुए, भारतीयता को पकड़ते हुए, अभी बहुत सारे लोग अच्छा समाजवादी है तो लेफ्ट होगा, मतलब उनकी जो विचार दृष्टि है हमको लेकर के, हमारी पहचान ही स्पष्ट नहीं है। तो 70s और 80s के दशक में जो स्पष्ट पहचान हमारी बनी और उसके वजह से राजनीति हमारी विकसित हुई, क्या हम उस पहचान को 21वीं सदी में पूर्णतः फिर विकसित कर सकते हैं? और उसके लिए मुझे लगता है कि तमाम तरह के जो संस्थान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रवि राय मेमोरियल लेक्चर है। अब बहुत सारी संस्थानें हैं जिसके हेड रवि राय जी से संपर्क करते हैं। क्या हम कोई सेमिनार इस आलोक में आयोजित कर सकते हैं कि रवि राय जी का भी मेमोरियल लेक्चर हो और कोई शिविर भी हो साथ में, कोई सेमिनार में हम चंद्रशेखर जी को लेके आ सकते हैं किसी सेमिनार में हम। तो जब तक हम उस शिक्षा के बोध को नहीं पकड़ेंगे तब तक मुझे लगता है संगठन निर्माण में बड़ी चुनौतियां हैं। एक जो आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, अब जैसे 3-4 बच्चे हैं जो पोर्टल को लगातार चला रहे हैं। अब वो कई बार ऐसी संभावनाएं बनी है कि 4 लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। कोई एक ऐसा शिविर बने जहां 4 लोग इकट्ठा हो, फिर वो 4 से 40 में भी तब्दील हो सकता है। और नए लोगों को जब हम सम्मान पूर्वक अपने संगठन में लाएंगे तो उनकी सक्रियता ज़्यादा समय तक बढ़ती है। और उस नए संगठन, नए लोगों को कैसे सम्मानपूर्ण तरीके से लाया जाए, और हमारे पास विरासत की कोई कमी नहीं है। आज भी मेरी पहचान है, अच्छा आप जैन साहब के बड़ी करीबी हैं, आप आनंद जी के बड़ी करीबी हैं, हमारी अपनी हैसियत इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में बहुत बढ़ गई है। तो हम उस जो हमारी संपदा है उसको हम अगर सही तरीके से विकसित नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, तो एक संगठन निर्माण करने के साथ ही एक फ्रेमवर्क भी होना चाहिए कि हम युवाओं को इंगेज कैसे करेंगे। हमारा शिक्षक मंच अगर नहीं है तो उसको कैसे विस्तार दिया जा सकता है। युवाओं को अब ऑनलाइन तरीका जुड़ गया है कि ऑनलाइन से बहुत तरीके से कनेक्ट होते हैं लोग, तो उसके लिए हमको साधन जुटाने की भी ज़रूरत है और एक दृष्टि विकसित करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा चीज़ है कि लगातार लिखने से, अभी मैं आप चैट जीपीटी पर कुछ भी बड़े समाजवादी नेता का नाम लिख के डाल दीजिए, सबसे पहले पोर्टल की खबरें आती है। तो पूरी नॉलेज इकोनॉमी में हमारा एक कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक पोर्टल के वजह से हो रहा है। तो हमको चाहिए कि इस पोर्टल को बहुत विकसित किया जाए और इसमें कोई डेविएंसी नहीं होगी। डेविएंसी कब आती है? जब हम किसी पार्टी के पक्ष में चले जाते हैं। हमारी विरासत ये अलाउ नहीं करती है कि हम किसी विपक्ष के नेता को महान कहें, क्योंकि हमारी संघर्ष की राजनीति रही है
और हम उसमें बहुत फख्र करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को ये स्पष्ट राय रखनी चाहिए कि अगर हमारी पहचान रणधीर गौतम समाजवादी समागम है तो लोग ये ना कहे कि ये फलाने पार्टी की तरफ झुका हुआ है। उससे हमारी एक निर्दलीय राजनीति का जो एक कसौटी होती है, उससे पहचान में एक मतलब सम्मान बोध भी होता है, और दूसरा है कि उसी से विस्तार पैदा होता है। तो अभी तो मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा। ठीक है, लवकेश। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। और मैं सर की बात जैसे बोल रहे थे कि वैचारिकता जो हम युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, सर ने बोला कि जैसे कि हम नौकरी देंगे, ये नहीं होता है। ये उपभोक्तावाद की जैसा हो गया कि आपको प्रॉफिट है जब तक है, उसके बाद तो निकल जाएंगे। किसी भी आइडियोलॉजिकल विचारधारा से अगर जुड़ के कोई व्यक्ति किस संस्था में घुसता है तो उसको छोड़ देता है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, जैसी सारी चीज़ें बदलती हैं, उसको छोड़ के आगे निकल जाता है। फिर जो कि उसको फिर वही प्रॉफिट देखता है अपना कि कैसे मेरा वहाँ लाभ हो। फिर उसको छोड़ के जो सत्ता में दूसरा आएगा उसके गोद में चला जाएगा। पर जिस व्यक्ति के पास या जिस स्टूडेंट के पास वैचारिकता होगी, जो नैतिकता होगी कि समाज में क्षमता के लिए काम करना है, समाज में बराबरी के लिए काम करना है, वो नहीं बदलेगा। वो निरंतर करता ही रहेगा। उसमें अगर वो समझ गया उस चीज़ को, उस विचार को, तो उसमें जुड़ा रहेगा आपसे, वो छूटेगा नहीं। और इसलिए हमारे जैसे मेरे जैसे बहुत सारे युवा जुड़ते हैं, इसमें जुड़ रहे हैं लगातार। इसलिए नहीं कि हमें जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने के लिए एक संस्था है, नाम नहीं लेता मैं, फिर वो युवा उसमें मेरे साथी बहुत सारे जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है इंटरव्यू पैनल में वही लोग बैठने वाले, उनको ले लेंगे आगे से। पर वो जरूरी नहीं। वो अलग है कि रोजगार वो तुम कहीं भी यापन कर सकते हैं। आप में काबिलियत हो वो नहीं देगा कोई और, हम जनरेट भी कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। पर ये कहना कि केवल जॉब के लिए किसी विचार को अपनाना छोड़ना, ये नहीं। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि जो सोसाइटी में उपभोक्तावाद ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, व्यक्ति की नैतिकता का जो हास हुआ है वो उपभोक्तावाद की वजह से है। क्योंकि अगर मुझे जैसे इस मेरे पास टेलीफोन है, अगर मैं चाहूँगा कि मेरे को आईफोन चाहिए तो मैं ऐसे कार्यों में लिप्त रहूँगा या मैं ऐसी जगह जानने की कोशिश करूँगा जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, कि मैं अपना खेमा बदलूंगा और मैं दूसरे खेमे में जाऊँगा जहाँ मुझे प्रॉफिट हो। पर जब मैं विचार से पक्का रहूँगा, मुझे मालूम है कि मेरी एक आइडियोलॉजी है, मैं उस खेमे के अंदर अपना काम कर रहा हूँ और मुझे उसी हिसाब से काम करते रहना, तो मैं बदलूंगा नहीं। और जैसा भी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जैसे हमारे समाजवादी में एक चीज़ कमी ये है कि हम लोग नैतिकता के पक्के होते हैं। हम सत्ता में अगर आ भी जाएं या हमें जैसे कुछ पदाधिकारी भी बन जाते हैं हम, तो हम वहाँ पे पक्षपात नहीं करते। अगर हमारे से विरोधी विचार का भी व्यक्ति होता है तो हम उसको बिल्कुल, अगर वो इंटर पैनल में अच्छा दे रहा है तो हम उसको अपना लेते हैं, आने देते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट वो लोग हैं, उनको मालूम चल जाए कि आप दूसरे विचार के हैं तो वो नहीं आने। ये फर्क है सबसे। और हमारे जो समाजवादी हैं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे लोहिया जी से लेकर और जयप्रकाश नारायण जी से लेकर और आज हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं बड़े बड़े, यहाँ तक हम लोगों में वो नैतिकता बनी हुई है कि हम पक्षपात तो नहीं करते। धन्यवाद। ठीक है जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। भाइयों ने उनने सोशल मीडिया का मुद्दा उठाया, इनने शिक्षा का मुद्दा उठाया, रणधीर जी ने पुरानी विरासत से लेके अभी तक की बात की। लेकिन हमारी विरासत तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस विरासत को धरातल पर उतारेंगे नहीं जब तक नए लोग आएंगे कैसे। क्या होता है कि वोट, जेल और फावड़ा जो 3 प्रतीक चिन्ह डॉक्टर लोहिया ने बताए हैं आंदोलन के और पार्टी गठन के, उसमें से हम वोट और जेल तो छोड़ रहे हैं और केवल फावड़े को लेकर चल रहे हैं, तो कैसे खलती खोदेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि समाजवादी समागम को पूरी तरीके से तीनों मुद्दों को लेकर चलना चाहिए। हमने इंदौर में जब समाजवादी समागम का सम्मेलन किया, राम बाबू जी अग्रवाल थे, कल्याण जैन थे, उनके नेतृत्व में तो सबसे पहले हम रैली निकालकर सड़क पर निकले, गांधी प्रतिमा तक पहुंचे। उसको पूरे इंदौर की जनता ने देखा कि यार ये समाजवादी झंडों के लोग निकल रहे हैं। लेबर कोड का मामला है, 4 लेबर कोड से पूरा देश का मजदूर परेशान है।
समझौता हुआ है उससे किसान परेशान है। ये तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का सवाल है, ये तमाम सवाल है। और इन सवालों पर यदि हम सड़क पर नहीं निकलेंगे तो नए लोग आएंगे नहीं आपके पास में। रोजगार, डॉक्टर लोहिया थे, डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया तो लोग नहीं थे, लेकिन अकेले डॉक्टर लोहिया काल तोड़ का डब्बा लेके और बोर्ड पोतने निकल गए, माइलस्टोन पोतने निकल गए। तो इसलिए हमारा जरूरी है कि हम सड़क पर आए, सड़क पर संघर्ष करें। संघर्ष करेंगे तो लोग आएंगे। मेरा अपना अनुभव है, मैं इंदौर के अंदर जब भी आंदोलन किए, हमने धरना प्रदर्शन किए, तो कोई ना कोई नया लड़का आया है हमारे साथ में, नए लोग जुड़े हैं। और ऐसा ही मामा जी का था। मामा जी कभी भी आए इंदौर में तो वो कभी बड़ी सवारी नहीं की उनने, और साइकिल के पीछे, मेरे जैसे मैं जब बहुत छोटा था तो मैं साइकिल चलाता था, साइकिल के पीछे हमारे नेता बैठते थे, कैरियर के ऊपर बैठते थे, और उनको मैं हाथीपाला जहां पर रुकते थे वो वहां छोड़ के आता था। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि समाजवादी समागम को वो वोट, जेल और फावड़ा तीनों प्रतीकों को लेकर चलना पड़ेगा। जो आज वर्तमान के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे 4 लेबर कोड का सवाल हो, चाहे किसानों की खेती की उपज का मूल्य हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर भी निकलने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और वोट के टाइम पर भी, चुनाव के टाइम भले ही हम लड़े नहीं चुनाव, लेकिन चुनाव के टाइम हमारी स्पष्ट राय होना चाहिए कि कौन सा पक्ष देश का भला कर सकता है और कौन सा पक्ष देश का नुकसान कर सकता है। जब तक हम यह नहीं करेंगे, तीनों प्रतीकों का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी समागम से नए लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। आज हम 20 लोग, 22 लोग बैठे हैं, उसमें 4 नौजवान हैं जो 30 साल से कम उम्र या 30 साल के आसपास की उम्र के हैं, बाकी सब 60 के ऊपर के हैं। तो नए लोग आएंगे कैसे? आप प्रतीक, सड़क पर प्रतीक बताइए, नए लोग देखेंगे। आज हम यहाँ कमरे में बैठ के क्या मीटिंग कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे चला जाएगा, लेकिन जनता ने तो नहीं देखा ना कि क्या हो रहा है। देश की 80% आबादी आज भी सड़क की देखती है। कारपोरेट मीडिया का कब्जा होने पे मीडिया कोई आपको छापता नहीं है। सोशल मीडिया से आप थोड़ा बहुत प्रचार कर लेंगे, लेकिन अगर सड़क पर निकलेंगे तो मजदूरी करने वाला मजदूर भी देखा गया कि हमारी बात कर रहे हैं। नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, भटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वो भी देखेगा कि हमारे रोजगार के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, तो इनसे हमको जुड़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि समाजवादी समागम को वोट, जेल और फावड़ा तीनों का उपयोग करके समाजवादी समागम को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, इन्होंने तो बिल्कुल जो परंपरागत समाजवादियों की शैली थी, वो शैली आज भी कितना उपयोगी है उसकी ओर इशारा भी किया, और हमें करने पर फोकस भी करना चाहिए। अब संजय जी। आज के शिविर के प्रथम सत्र में 2 रिपोर्टें सामने आई हैं। एक भाई डॉक्टर अनिल ठाकुर जी ने दी है, जो कार्यक्रम का एक समाजवादी समागम परिवार का एक डाटा है, कार्यक्रमों की पूंजी जिसे कह सकते हैं। ये डाटा और बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी विरासत होगी आने वाली नई जनरेशन की। लेकिन इस डाटा की पूर्ति के लिए जो दूसरी रिपोर्ट महेंद्र शर्मा जी ने दी है आर्थिक मामलों को लेकर, वो भी चिंतनीय है। बिना पैसे के कोई काम तो हो नहीं सकता। कोई भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे तो उस पर पैसा लगेगा। महेंद्र शर्मा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक केंद्रीय पूंजी होनी चाहिए, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे आसपास की हो। लेकिन अगर हम पूंजी का भी जुगाड़ कर लेते हैं तो हमारे पास कार्यक्रम क्या रहे? हम अपने आदर्शों को याद करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम विचारों की बातें करते हैं, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें अब प्रयोगकर्ता भी बनना चाहिए। हमें प्रयोग भी करने चाहिए, नए नए प्रयोग करने चाहिए, समाजवादी सिद्धांत से जुड़े हुए प्रयोग करने चाहिए। आज देश की जो स्थिति है, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, उनके पीछे जो ताकतें हैं, वो ताकतों का नाम है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मतलब कट्टर हिंदुत्व की बात कहने वाले लोगों का
एक बहुत बड़ा गैंग। इस गैंग की क्या काट होनी चाहिए, ये तो हम लोग करेंगे। राजनीतिक दल क्या कह सकता? राजनीतिक दल तो अपनी लड़ाइयां लड़ता है अपने अपने ढंग से। अब रोजगार की व्यवस्था तो सरकार ही कर सकती है ना, रोजगार या नौकरी की व्यवस्था तो सरकार करेगी, सामाजिक संगठन थोड़ी ना करेगा। कभी आरएसएस को देखा किसी की नौकरी लगाते हुए? किसी और संगठन को देखा किसी की नौकरी लगाते हुए? वो अपने साथ जोड़ते हैं, विचारों से जोड़ते हैं, जो उनके अपने सिद्धांत हैं। बाकी नौकरी की व्यवस्था तो सरकार करती है। सरकार को कैसे पलटा जाए, उस पर हम कैसे सोचते हैं, हमारे जो आदर्श पुरुष हमारे को जो दिशा दे के गए हैं, दशा दे के गए हैं, उस पर कुछ राजनीतिक दल भी हैं जो हमारे हमारे और हम उनके विचारों से कहीं ना कहीं सहमत रहते हैं। कुछ बातों को छोड़ दें, कुछ बिंदुओं को छोड़ दें कि जी परिवारवाद है या भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ों को छोड़े तो कुछ लड़ाइयाँ राजनीतिक दल हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनका सहारा बने, वो हमारा सहारा बने। हमें इस पर एक प्रयोग करना चाहिए। जैसे हिंदुत्व की काट है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की हिंदू बनाम हिंदू के अंदर वो पूरा का पूरा फार्मूला है, लेकिन उस पर अभी तक कोई राजनीतिक दल, भाजपा की, वो आरएसएस की, इस हिंदुत्व की काट नहीं बना। एक जगह कट्टर हिंदुत्व है, एक जगह उदार हिंदुत्व। हम उदार हिंदुत्व की बात करते। डॉक्टर लोहिया बिल्कुल वो नास्तिक आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हिंदुत्व की बात जो करता है उसको करने दो। अगर आप हिंदुत्व के नाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, लेकिन अपने सिद्धांत को जारी रखिए। तो अब जैसे उन्होंने डॉक्टर फिदा हुसैन जी को, मकबूल फिदा हुसैन जी को कहा कि जाओ एक रामायण मेला लगाया, तो वो उन्होंने रामायण मेला लगाया। उस वक्त का बड़ा चर्चित मेला रहा था वो। आज भले ही कुछ समाजवादी ही जानते होंगे उस बातों को, या कुछ राजनीतिक दल के लोग जानते होंगे। हमें इस तरह के प्रयोग करने की जरूरत है। हमें कुछ इस तरह का समाज में हम जमीन पर तभी उतर पाएंगे। हम जमीन में उतरेंगे तो तभी उन लोगों को हम समाजवाद का सिद्धांत, उनकी परिभाषा या अपनी ओर आकर्षित करने की बात करेंगे। हम इस लायक बनना चाहिए कि हम राजनीतिक दलों को मैसेज दे सके, संदेश दे सके, वो हमें फॉलो करें, हम ऐसे से प्रयोग करें। राजनीतिक दल तभी हमारे से जो हमारे विचारों से जो सहमत है, जो अम्बेडकर की बात करता है, जो लोहिया की बात करते हैं, जो गांधी की बात करते हैं, जो जयप्रकाश की बात करते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर या चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, उस तरह के राजनीतिक दल को वो हमें फॉलो करें, हम इस तरह का प्रयोग करें, इस तरह का हमें करना होगा। ये बड़ा अच्छा रहा कि राकेश जी दिल्ली के अंदर दिल्ली के अध्यक्ष हैं। ये प्रयोग हमें दिल्ली से ही शुरू करने की जरूरत है। लोग जुड़ते हैं सामाजिक संगठनों के अंदर। मान लो मैं एक धोबी संगठन चलाता हूँ, उसके अंदर कई लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हम उनमें मैंने सिर्फ इतनी तो जोड़ने का काम करता कि अम्बेडकर के विचार और डॉक्टर लोहिया के विचार एक थे। ये देखो ये तो आकर्षित हो जाते हैं। हम कहते हैं यार हमारी मीटिंगें होती है, हमारे छोटे मोटे जलसे होते हैं, उसमें आया करो। तो अभी पिछले वो 9 वर्ष के उसमें 5-6 लड़के अपने धोबी समाज के आए हुए थे। कुछ लड़के पढ़े लिखे भी आए हुए थे, पढ़े लिखों की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रोफेसर डॉक्टर वगैरह लड़के आए हुए थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, वो आए, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। तो अभी हम दिल्ली के अंदर अगर संगठन बनाएं, हम संगठन पे जोड़ दें, दिल्ली का संगठन तो मजबूत कर लें। और रही बात आर्थिक मामले की, तो आर्थिक मामलों के अंदर तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे जोड़ने के, चंदा इकट्ठा करने के। हम सबकी बात करेंगे, हम उद्योग की बात करेंगे, हम पूंजी पर, तो कोई ना कोई आकर्षित होगा हमारे सिस्टम से जड़ के हमें मदद कर सकता। साथ में हमें सदस्यता अभियान भी चलाना होगा। जब संगठन बनेगा तो सदस्यता अभियान भी चलेगा। तो दिल्ली के अंदर अगर हम सदस्यता अभियान चलाएं तो काफ़ी कुछ पूंजी तो आएगी हमारे पास, और वैचारिक रूप से जुड़े हुए लड़के, युवा, युवतियाँ जुड़ेंगे तो वो आगे हम लोग जो विरासत तैयार करके छोड़ेंगे, हमारे बुजुर्ग या हम भी कभी बुजुर्ग पूरी तरीके बुजुर्ग हो जाए, तो वो ये परंपरा जारी रखने के लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे, हमें कुछ ऐसे मेले लगाने होंगे, हमें कुछ ऐसे कार्यक्रम करने होंगे जो जनता के बीच में जाए, जो आदिवासी के बीच में जाए, जो दलित के बीच में जाए, जो बैकवर्ड क्लास के बीच में जाए। 77 के बालाजी देवरस ने के आरएसएस के बालाजी देवरस ने फार्मूला दिया था बीजेपी आरएसएस को कि पिछड़ों के अंदर कैसे जाया जाए, वो पैमाना उन्होंने तैयार किया। आज पिछड़ी जाति बड़े पैमाने पे, बहुत सारी छोटी छोटी जातियां पिछड़ी आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई। क्या कारण है? वो लोग घुस के काम करते हैं। हमें घुस के काम करने की जरूरत है। और भी कई बातें हैं, अगले सत्रों में रखी जाएंगी, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ इतनी बात की।
जी मित्र रहे और कुछ ऐसी बात 2 लाइन उनकी बताता हूँ। चुप जाती है बात कभी, कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है सिद्धू साहब, ये जिंदगी है सिद्धू साहब, यहाँ गैरों से ज्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। समाजवादी समागम में मैं थोड़ा स्पष्ट बोलना चाहूंगा। आज ये नौबत आई है ठाकुर साहब कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो मैं मार्क कर रहा हूं कुछ ना कुछ वजह है। हमको याद किया, सबको याद किया, 40 को बुलाए, 15-20 आए। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि समाजवादी समागम की लाइन को जैन साहब बड़ा करिए। हर प्रदेश से आपके कई लोग काम कर रहे हैं, 2-2, 3-3 आदमी भी जोड़े तो अभी कार्यकारिणी अनिल ठाकुर जी या ये बता रहे थे 30-35 की है। 30-35 आ जाया करें, 50-60 की इसको बनाने का मेरा आपको सुझाव, ताकि काम पूरे देश भर में और आगे बढ़ सके। टू द पॉइंट 2-3-4 बात और रख लूं, फिर मैं अपने इसी में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो सामूहिक नेतृत्व के द्वारा समाजवादी समागम में काम करेंगे हम सब लोग, ये भावना मैंने यहाँ भी देखी। इंदौर में भी जब हम लोगों ने सम्मेलन कराया तो ये भावना मैंने देखी थी। मुझको लगता है इसको छोड़ के कुछ मित्रगण व्यक्तिवाद राजनीति के हिसाब से चलने लगे होंगे। हमको मामा बालेश्वर दयाल जी और ओम प्रकाश रावल मेरे गुरु रहे हैं। हमेशा गांव में निकलो, अपनी लाइन बड़ी करो। ये संसार है प्यारे, बहुत बड़ा है। इस 60 साल के राजनीतिक अनुभव में अगले सत्र में अपनी बात रखूंगा, पर उस बात को मानते हुए समागम को तेजी की ओर अग्रसर करें। दूसरी बात, आपने मेरे 3-4 नौजवान मित्रों के माध्यम से पोर्टल वाली बात आई। सही बात है, ये कोई भी चीज अपन चलाएं तो मजबूती होना चाहिए। इसी दरम्यान में मेरा अनिल ठाकुर जी और आपसे काम भी पड़ा। मेरी भी इच्छा रहती है कि कोई भी समाजवादी आदमी काम कर रहा है और हमारे विचारों का है तो उसको प्रोत्साहित करें। कैसे करें? मैं मीसा में बंद रहा तब भी ये सोचता रहता था। मेरा कहना है इनका सुझाव भी अच्छा है, कोषाध्यक्ष महोदय का। और कोषाध्यक्ष तो वही जिसका कोष भरा हो, खाली वो काहे का कोषाध्यक्ष? उस आदमी को क्या मजा आएगा जिसके कोष में कुछ है ही। फुटकर राम तो बहुत है, इसीलिए मजा नहीं आ रहा ना। ये भुक्कड़ पंचायत है। पर ये तब मजबूत बनती है 1967 की बात है। सोपा प्रसोपा के विलय के बाद समाजवादी कैसे चला है, तो हम 50 जने इकट्ठे हुए इंदौर के। बोले सबसे बड़ी जरूरत है कहाँ बैठे हैं, कहाँ बात करें। तो एक कार्यालय किराए का लिया, 2 मिनट लगेंगे। और उन 50 आदमियों ने कहा 2 रुपए, 5 रुपए और
2-3 आदमी 10 रुपए वाले, 1-2 आदमी 20 रुपए वाले, हर महीने हम देंगे। 500 रुपए की लिस्ट बन गई। एक आदमी को उसमें तय किया, साइकिल से हर महीने इनके यहाँ जाएगा, एक टाइम का खाना इनके यहाँ खाएगा और इनसे वसूली करके आएगा और कार्यालय चलाएगा। उसका नाम था ऋषि कुमार शुक्ला। हमारे अनिल ठाकुर जैसे एक मित्र ने कहा 25 रुपए महीना देते हैं, और कितना दें? उन्होंने कहा भाई मेरा खर्चा नहीं पुरता, 40 रुपए कर दो। पर वो हर महीने हमको 300, 400, 500 रुपए लाके देता था। हमारी समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी थी उस समय, चल पड़ी और हम आंदोलन प्रदर्शन में भी पैसे लगाने पड़े। आज आप क्या इतने गए बीते हो? 200 आदमी सिर्फ ढूंढो पूरे देश भर में, दिल्ली में 70 और 130 बाहर के, जो 1000 रुपए महीना भी देंगे तो 2 लाख रुपए महीना आएगा। और एक आदमी नौजवान फोन लगाए, बातचीत करे, तगादा करे। माँ भी दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है, नहीं तो उसको फुर्सत नहीं रहती है। आपका हमसे 5 रुपया लेना है, आप हमको तगादा करो, याद दिलाओ, बाबूजी आपने नहीं भेजे, आपका पैसा आएगा। और हमने ऐसे ही पार्टी चलाई 10 साल। फिर हमने चलाई वो पार्टी प्रदेश में। मित्रों, मैं महासचिव था, इतना फंड आता था कि दौरे, प्रदर्शन, ये वो, और मेरा कोष भरा रहता था। क्योंकि हर साल आपने जो रिपोर्ट दी, हर 6 महीने में हिसाब, पहले बाद में काम। ताली तो इकट्ठी बजाना। तो ये 2 बात मैं आपसे, और कारपोरेट का मैंने समर्थन कर दिया। वास्तव में आपकी पहचान के लोग, हनुमान जी को ताकत की याद दिलाई जाती। इस लाइन में ये 4 जने बैठे हैं, इनको बस आप भी इधर हो जाओ, 5 जनों को याद दिलाओ इनकी ताकत की। 6 कर लो, 1 या 10 आदमी की कमेटी रखो जो कोष के काम में ही ध्यान दे। तो ये निश्चित तौर पे उसमें इनने मेरा नाम जोड़ा, मेरी स्वीकृति है। 10 आदमी चाहेंगे तो इनने आंकड़ा 10 लाख का बोला, मेरा कहना 11 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए। तीसरा सुझाव, ये जो अपने 4-5 लोगों की जीवनी, हमारे मेरे सीनियर मित्रों की या मेरे मार्गदर्शकों की, राजनारायण जी, मधुली में, हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। कर्पूरी ठाकुर, खाली एक घटना, 31 अक्टूबर 1984 को सिद्धू साहब, मैं और कर्पूरी ठाकुर लाडली मोहन निगम जी के वेस्टर्न कोर्ट से निकले। वो बड़ी मुश्किल हमको सोने देते थे, हैं यहाँ लगा दिया बिस्तर, हम सुनते थे। लोकदल ज्वाइन करने निकले 10 बजे, प्रेस क्लब जा रहे थे, खबर मिली कि मैडम को गोली लग गई। सरदारों का गुस्सा, दूसरों का गुस्सा झेलते हुए वहां पहुंचे और 3 दिन तक फिर चरण सिंह जी के साथ यहाँ दिल्ली में हम पड़े रहे। बाद में इंदौर गए, पर मेरी जान बचाने में एक हमारा मुस्लिम साथी काली सराय का बोले, बाबूजी आपसे 2-3 बैग नहीं उठेंगे, मैं चलता हूँ। वो मुझे निजामुद्दीन छोड़ के आया। आज भी याद आता है कि हमें ये चीजें होना चाहिए, आना चाहिए कि वो, उसके लिए 2 बात थी कि रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, न जात के, न जज्बात के, सिर्फ अपनेपन का एहसास जिसमें हो, वो हम लोगों के बीच में आना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे मार्गदर्शक कई थे, पर उसमें सुरेंद्र मोहन मुझे याद आते थे जोश बनाने में।
1942 में करो या मरो जैसा हुआ होगा, मैंने तो नहीं देखा, पर अच्छा वो चीजें आज भी याद आती है। बस चौथी बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि देखने लगा। एक ये सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी सभी के कार्यकर्ताओं को हर जगह जाएं तो ठहरने का लिए सम्मानपूर्ण स्थान बने हुए हैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के। समाजवादी आंदोलन के साथियों की क्या हालत है, क्या महसूस होता है। आज तो सुरक्षा का भी सवाल उठता है कई बार, और अपने जहाँ बैठे होते हैं, मैं सुबह 4:30 बजे जहाँ मुझे ठहराया, मैं जब वहाँ गया सुबह की उसमें, पर वहाँ अच्छा हुआ कि रणधीर जी को लगा दिया तो पहले से मौजूद थे, तो असुविधाओं से बच गए। मित्रों, क्या अपना भवन नहीं होना चाहिए? मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। पूरी ताकत से 10-15 आदमी की कमेटी पहले दिल्ली पे सोचे, फिर हम भोपाल में बना के आपको देंगे अगर जिंदा रहे तो। और भी जगह बनना चाहिए। युवा कार्यकर्ता जाए, परिवार के साथ आते हैं, उसको महसूस नहीं होता। समाजवादी समागम ये रचनात्मक काम भी हाथ में ले। अगर इनने ले लिया, मुलायम सिंह जी कहते ही रहे जगह देख रहा हूं, राम बाबू कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा हूं? मुख्यमंत्री हो, लखनऊ आते हैं तो हमको आपकी तरफ देखना पड़ता है, वीआईपी चिट्ठी लिखना पड़ती है। ये तो गनीमत है कि चंद्रशेखर जी की दैट टाइम आई वाज द जनरल सेक्रेटरी पद यात्रा कमेटी का, तो धौलपुर बॉर्डर से हमको सुप्रत किया, और उनकी सेंधवा बॉर्डर मध्य प्रदेश तक में हमने इंतजाम किया। राजनारायण जी का फोन आ रहा है, हम उनसे मिलने आ रहे हैं, कार, हाँ आइए। दूसरों का फोन आ रहा है, वो हमारी पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, पर कार्यकर्ता हम उनके यहाँ चाहे जब झोला रख देते थे, मधु जी के घर रख देते, नाराज भी होते तो सुन लेते, लाडली जी के घर रखते थे, जौहर साहब के घर रखते थे। पर आज का कार्यकर्ता सम्मानपूर्ण अपनी पार्टी या अपने विचारधारा के कार्यालय में ठहरे। चंद्रशेखर जी ने आओ देखा ना ताओ, मिनिस्टर से कहा राम बाबू जी को किसी उसमें रखी, मुझे पेट्रोलियम रसायन मंत्रालय में डायरेक्टर बना दिया, झक मरा के मैं उनका अनुयायी बना। तो ये भी कुछ बातें हैं। एक और बताना चाहूंगा, 1977 में इंदौर में राजनारायण जी आए, चंद्रमणि त्रिपाठी करके हमारे एक साथी थे युवजन सभा के, बाद में एमपी भी हो गए थे, बाद में तो सब चलता है। उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार ने। बोले राम बाबू इस सरकार को नहीं रहने दूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तत्काल फोन लगाओ, अब उस समय फोन भी आधी घंटे चले, 100 रुपए का बिल आ गया। सकलेचा ये सरकार नहीं चलेगी। तो कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण का भाव साथियों में होना चाहिए। ये राजकुमार जी और आप सब लोग महसूस करते हैं। मैंने अपनेपन की बात इसलिए कही कि अपने साथी के लिए अपने को कुर्बान होने का मन भी आज भी जरूरी है, संगठन को चलाने के लिए।